हेलो फ्रेंड। तो फिर मैं सविता सिंह आज आप लोगों के सामने कुछ नए टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए आप लोगों के साथ आई हूँ। जो अभी तक मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया था और जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको कोशिश करूँगी कि आज कवर हो जाए। तो उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो उसके आगे हमारा टॉपिक था जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, मतलब कि जीनी लिंग निर्धारण प्रणाली। अभी तक हम लोगों ने मेंडलिज्म पढ़ा, उनके सारे लॉज पढ़ लिए थे, फिर उसके बाद कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें थी, कैसे पिक किए गए थे मटर के पौधे, कोई बहुत सारी चीज़ें थी वो देखी थी। अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो डिपेंड किस पे कर रही थी, जीन्स पे ही डिपेंड कर रही थी। तो अब अभी तक तो पौधों पे लिया हम लोगों ने, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सेक्स डिटरमाइन कैसे करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, लिंग निर्धारण होता क्या है, ये क्या प्रणाली है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जीवित प्राणियों को उनके शारीरिक, कार्य एवं व्यवहार संबंधी लक्षणों के आधार पर नर या मादा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ अपवादों को, मतलब कि कुछ अपवाद इसमें भी हैं। जीवित जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी हम क्या कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। मेल फीमेल की बात करते हैं, लेकिन कह रहा है कि शारीरिक, कार्य और व्यवहार संबंधी लक्षणों के आधार पे ही तो हम बताते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है ना। तो यही हम बताने जा रहे हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर जीवित प्राणियों को उनके शारीरिक, कार्य एवं व्यवहार संबंधी लक्षणों के आधार पर नर या मादा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। शारीरिक और फिजिकल, मतलब कि शारीरिक, कार्य और व्यवहार संबंधी। कहने का मतलब है कि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर ट्रेड्स, मतलब उनका लक्षण कैसा है। अब मेल है तो उनमें भी तो कुछ लक्षण अलग होंगे ना, फीमेल्स में कुछ लक्षण अलग होंगे, तो वही बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे डीप में आगे। तो हमारा आगे टॉपिक ये है कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण का नाम जीनीय संतुलन प्रणाली कैल्विन ब्रिज ने 1926 में लिंग निर्धारण के आनुवंशिक संतुलन का अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। और सबसे पहले लिंग निर्धारण के लिए या सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ड्रोसोफिला जो मक्खी थी उसके ऊपर टेस्ट किए थे। और उसके बारे में देखते हैं कि क्या बातें कही गई थी, कैसे उनको लिया था, क्यों। जैसे हम लोगों ने मेंडल जब पढ़ाया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेंडल ने क्यों मटर के ही पौधे क्यों लिया था, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और भी तो बहुत सारे पौधे थे। उसी तरह आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ड्रोसोफिला को ही लिया गया, और भी तो बहुत सारे थे। तो सेम जैसे कि मटर के पौधे में भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसी तरह ड्रोसोफिला में भी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने ड्रोसोफिला को चूज किया सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, लिंग निर्धारण एक जैविक प्रणाली है जो किसी जीव में लैंगिक लक्षणों के विकास को नियंत्रित करती है। अगर लिंग निर्धारण नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म के जो जैविक विकास हो रहे हैं, लंबाई है, ग्रोथ है, कलर है, शेप, साइज, ये कैसे होता, एक फिक्स होने की एक लिंग निर्धारण का है ना, लैंगिक लक्षण को कैसे विकास को नियंत्रित करता है। लैंगिक लक्षण समझ में आ रहा होगा, सेक्सुअल ट्रेड्स, मतलब कि एक पेरेंटल होता है ना, पेरेंटल टू डॉटर सन सब में आते हैं। अगर पेरेंटल लक्षण नहीं आते तो कैसे प्रूफ होता है। देखो हर चीज में रिसर्च हो या कहीं भी चीजें होती है तो देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं पेरेंट का टेस्ट करो, पेरेंट से पता चल जाएगा। ये डीएनए है, डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है ना, तो गुणसूत्र उनके आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें के लिए हम लोगों ने यही एक लाइन इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक जैविक प्रणाली जो किसी जीव में लैंगिक लक्षणों के विकास को क्या करती है, नियंत्रित करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ड्रोसोफिला लिंग निर्धारण मनुष्यों से काफी अलग है। जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, मेल है और फीमेल है, दो हुए। अब दोनों में क्या होगा, जो फीमेल है उसमें क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल है उसमें क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, वाई इसमें अलग होता है, मेल फीमेल में तो दोनों सेम है, पर मेल में क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। ये एक वाई ही होता है जो डिटरमाइन करता है सेक्स को,
कि होने वाली पीढ़ी में मतलब कि आगे जो बच्चे संतान होगी वो मेल होगी या फीमेल, मतलब कि सन होगा या डॉटर होगा, ये एक मेल का जो क्रोमोसोम वाई वाला होता है यही तो रिप्रेजेंट करता है, यही तो करेक्टरिस्टिक्स होता है इसका अलग स्पेशल। तो और फीमेल क्या करे, उसके पास तो एक्स ही एक्स है, एक्स तब इस कंडीशन में भी आएगी, और अगर इसके पास से एक्स है और इसके पास से भी एक्स आ गया तो क्या हो गई, एक्स एक्स आ गई तो फीमेल है। अगर इनके पास से वाई आ गया, इनका तो एक्स ही आना है फिर भी, तो ये एक्स वाई हो गया तो क्या हो गया, सन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, है ना। लेकिन ड्रोसोफिला में बिल्कुल भी डिफरेंट था, इसीलिए मैंने ये छोटा सा रिव्यू दिया है कि मनुष्यों से कैसे अलग था। मनुष्यों का कैसा था बताया, एक्स एक्स और एक्स वाई, लेकिन ड्रोसोफिला में क्या था, लिंग निर्धारण। ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र थे, है ना। और आपको पता है कि हमेशा डिवाइड करके लिखते हैं, तो टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ 4 हो गए। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन वो डिवाइड किए जाते हैं 246 हो जाते हैं। उसी तरह इसमें भी अब ये n नंबर कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, हाफ होते हैं ना। तो ये 8 गुणसूत्र हैं, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 4। 3 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र के होते हैं और 1 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। एक ऑटोसोम होता है ना, अलैंगिक गुणसूत्र होता है। यहाँ से भी देख लेते, ड्रोसोफिला हैज 8 क्रोमोसोम्स, 3 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। एक ही पेयर ऐसा होता है जैसे फीमेल, जैसे हमने ह्यूमन बीइंग्स में पढ़ा था, है ना, 46 अलग होते थे, वैसे एक ऑटोसोम होता था, एक सेक्स क्रोमोसोम होता था ना 46 में से। तो 23 पेयर होते हैं टोटल पेयर में, ठीक है। और ऐसे कितने होते हैं, 46 होते हैं ना। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि एक सेक्स 3 क्या होते हैं, ऑटो होते हैं, जो सारे फंक्शन से एक जैसे होते हैं। मेल फीमेल में क्या होता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक तो अलग होता है सेक्स क्रोमोसोम का, बाकी तो सारी चीजें सेम होती है ना, सारे फीचर्स सेम होते हैं, लेकिन एक सेक्स क्रोमोसोम अलग। इसी तरह ड्रोसोफिला में भी बोला है उन्होंने कि टोटल नंबर ऑफ 4 होते हैं, लेकिन 3 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम होता है, 1 पेयर क्या होता है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ड्रोसोफिला में एक्स एक्स और एक्स वाई लिंग गुणसूत्रीय संगठन होता है, सेम जैसे हमने मेल ह्यूमन बीइंग में बताया वैसे इसमें बताया। लेकिन कह रहा है कि वाई गुणसूत्र व्यक्ति को लिंग निर्धारित परिभाषित करने में कोई कार्य नहीं करता है। हमने इसीलिए ह्यूमन बीइंग्स का पहले बताया था कि जब आप ये लाइन पढ़ेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि अरे यहाँ पे तो मतलब आपने बताया कि एक्स एक्स है, एक्स वाई है और हमेशा मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, सन होगा या डॉटर होगा, लेकिन ड्रोसोफिला में तो ये चीजें हो ही नहीं रही हैं। इसीलिए ऊपर स्टार्टिंग में सेक्स डिटर्मिनेशन में बताया कि कुछ अपवाद हैं। इसीलिए पहली ही लाइन में हमने क्या बताया था कि कुछ अपवाद है, यही प्रूफ करने के लिए कि ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं है। ड्रोसोफिला में मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसमें एक अलग होता है जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे, संतुलन, लिंग संतुलन ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक्स एक्स और वाई गुणसूत्र विपरीत लिंग को परिभाषित करने में कोई कार्य नहीं करता है। अलैंगिक गुणसूत्र के जोड़े की संख्या से विपरीत एक्स गुणसूत्रों की संख्या ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण को निर्धारित करती है। सरल शब्दों में कहें तो एक्स गुणसूत्र पर मादा निर्धारकों और अलैंगिक गुणसूत्र पर नर निर्धारकों का संतुलन ए से निर्धारित होता है ना। एक्स एक्स है, एक्स वाई है, इसके अलावा ए जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल होगा या फीमेल होगी, किसमें, ड्रोसोफिला में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर उन्होंने इसी लाइन को फिर से आगे बताया कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण का नाम जीनीय संतुलन प्रणाली कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया, जीनीय बैलेंस सिस्टम। अगर किसी जीन्स में बैलेंस ही नहीं होगा तो कैसे कोई भी फिल्ट्रेशन आ पाएगा, कुछ भी आ रहा है, मेल आ रहा है, फीमेल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अगर कंट्रोल तो होना जरूरी है ना, एक बैलेंस होना तो जरूरी है। जेनिक बैलेंस सिस्टम इज नेम ऑफ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। कैल्विन ब्रिजेस प्रपोज टू द जेनिक बैलेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन 1926। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं क्वेश्चंस, वहां पे भी पूछ सकता है, या शॉर्ट में पूछ लिया, या फिर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताना तो आप इसको एक पॉइंट में भी डाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है वही मैं आप लोगों को डिस्कस करके बताती हूँ, बाकी तो पूरी बुक तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कुछ पॉइंट्स ही हैं इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो ब्रिज ने 1926 में लिंग निर्धारण की आनुवंशिक संतुलन अवधारणा का प्रस्ताव रखा, ठीक है।
आगे अब हम लोग आते हैं, इतना समझ में आ गया कि ड्रोसोफिला जो था उनका लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स मनुष्यों से बिल्कुल अलग, मनुष्यों में जैसा था बिल्कुल भी ड्रोसोफिला में नहीं था। मनुष्यों में XY में से Y जो था वो रिस्पॉन्सिबल होता था बेटी या बेटा होने में, सन होगा डॉटर होगा, लेकिन ड्रोसोफिला में XY जो होता है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उसका कोई रोल नहीं होता है कि आगे वाली नस्ल में बच्चे बेटी होगी या बेटा होगा, मतलब कि मेल होगा या फीमेल होगा। ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं, उसके लिए एक अलग बताया है। वो लिंग निर्धारण किससे, लिंग संतुलन का नाम क्या है, ए है, ए से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि प्राकृतिक लिंग निर्धारण क्या होता है, मतलब कि एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंट का भी हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक शायद नहीं पता रहा होगा, लेकिन हम इस सिलेबस में देखते हैं कि एनवायरमेंट का भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है, हम आगे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे आपको चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से फिल्टर हो जाएंगी। तो वो क्या है देखते हैं। सबसे कह रहा है कि पर्यावरणीय इस बात को प्रभावित करते हैं कि कोई व्यक्ति नर या मादा के रूप में विकसित होता है या नहीं। पर्यावरण प्रभावित करते हैं आपके मेल और फीमेल होने में, ठीक है। कैसे, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और जो जीव हैं उनकी बात करेंगे। प्राकृतिक लिंग निर्धारण, कुछ जीवों में लिंग निर्धारण मनमाना प्रतीत होता है और यह गैर आनुवंशिक या पर्यावरणीय चर से प्रभावित प्रतीत होता है। यहाँ ऐसे ही कुछ उदाहरण दिए गए, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन उसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो क्लियरली आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे, उन्हीं में से 3 से 4 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाऊंगी। हमारी बुक जो टीपी की है ठाकुर पब्लिकेशन की, इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए जो आपको ये समझने में, इसको कि प्रकृति कैसे लिंग निर्धारण कर रही, कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन करती है, उसको समझाने में हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन 3-4 एग्जाम्पल पे हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि जो हमारा स्नेल होता है, नर व मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही जीव द्वारा निर्मित होते हैं। स्वनिषेचन से बचा जा सकता है जब एक उभयलिंगी घोंगा दूसरे उभयलिंगी घोंगे के साथ संभोग करता है। शुक्राणुओं का आदान प्रदान होता है। क्रैपिट्यूला फोर्निकाटा स्लीपर घोंगा होता है। घोंगे की ही अलग नस्ल है। जंतु समूह बनाकर एक दूसरे के ऊपर संचय करना पसंद करते हैं। इस घोंगे के बच्चे हमेशा नर होते हैं। कौन से, जो स्लीपर घोंगा होता है, इनके जो बच्चे होते हैं वो हमेशा नर होते हैं। देखते हैं आगे कैसे होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं और वो जब मेल के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके आधार पर नर मादा बन जाते हैं। मतलब कि वो पहले तो मेल थे, लेकिन जब बड़े हुए और वो फीमेल के कांटेक्ट में आए तो उनके सेक्स क्या हो गए, चेंज हो गए और वो फीमेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। जो ज्यादा ही निकट रहेगा किसके, मेल फीमेल के पास, सॉरी, ठीक है। यही कह रहा है कि अपनी स्थिति और मादा से निकटता के आधार पर नर या मादा बन जाते हैं। मतलब कि जो मेल था वो ज्यादा से ज्यादा अगर फीमेल के साथ रह रहा है तो वो क्या हो रहा है, या उसकी कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका क्या हो रहा है, सेक्स चेंज हो जा रहा है। पहले तो सारे नर थे, सारे मेल थे, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, चेंजेस आ गए। तो ये पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा कि क्या हुआ, इन्वायरमेंट का इफेक्ट था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक ऐसे ही हमारे पास अर्थवॉर्म का है, मोनोलिया विरिडिस का है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक ये देख लेते हैं छोटा सा, बहुत ज्यादा चीजें लेंथी हो जाएंगी अगर मैं एक एक एग्जांपल लेके चलूंगी, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्किप करके बता रही हूँ चीजें। लार्वा पर एक डिम्बाइनी स्राव का एक प्रजातीय प्रभाव प्रतीत होता है। आश्चर्यजनक रूप से शांत जल में विकसित होने वाले लार्वा मादा बन जाता है, जबकि अशांत जल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, नर बन जाते हैं। ये एक पूरी स्टोरी है कि गुजरात के तट पर ये पाए जाते हैं ये जीव, और ये जो होते हैं जब शांत जल होता है तो क्या हो जाते हैं, मादा हो जाते हैं, मतलब कि फीमेल बन जाते हैं। और जब बहते हुए जल में फ्लो करते हैं तो इनका सेक्स क्या हो जाता है, ये फीमेल से मेल हो जाते हैं। इनका अगर मतलब कि पानी कोई रुका हुआ है उसमें जो ये जीव रह रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये मेल हो जाएंगे, ठीक है। और जब पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है, इसका एग्जाम्पल भी किया गया है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बुक में प्रिंट कर दी गई ये चीजें, इसको रिसर्च हुई, चेक किया गया है, उसके बाद आप लोगों के सामने रखा गया है, टेस्ट हुए। तो जब ये पानी था, जब इसको रोक दिया गया बांध बना करके, तो देखा गया कि इनके जो चेंजेस थे इसमें आने लगे, बह रहा था
तो ये मेल में थे, और जब इनके पानी को रोक दिया गया तो देखा कि ये सारे जीव क्या हो गए, फीमेल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो इससे प्रूफ किया गया कि हमारे एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तालाब में मुसल्स को एनाटोडा कहा जाता है। यह स्थिर जल में उभयलिंगी होते हैं, बहते जल में द्विलिंगी होते हैं, और यदि बहते जल पर एक बांध बनाया जाता है तो सभी एनाटोडा उभयलिंगी। उभयलिंगी और द्विलिंगी तो समझ में आता होगा। उभयलिंगी क्या होता है, एक ही जीव में दोनों सेक्स हो, मेल के भी फीमेल के। ठीक है, मतलब कि जो सेक्स होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से जैसे कि कुछ जीव होते हैं क्या होता है, अलग अलग होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। कुछ जीव होते हैं जिनमें कि दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो वही उसने बताया कि ये जो थे, जब स्थिर जल था, पानी रुका हुआ था, तो क्या था, उभयलिंगी थे। लेकिन जब पानी बहती हुई कंडीशन में देखा गया तो देखा गया कि ये द्विलिंगी हो गए, इनके सेक्सेस अलग हो गए, मतलब कि मेल की अलग कैटेगरी बन गई और फीमेल की अलग कैटेगरी बन गई। लेकिन जब पानी रुका हुआ था तो देखा गया एक ही जीव में दोनों हैं, मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और फीमेल के भी, मतलब कि सेक्स जो था ऑर्गेनिज्म वो एक ही में था। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल देख ले। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि एनवायरनमेंट का कैसे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। जल में स्थिर है तो कैसा हो रहा है, जल बह रहा है तो सेक्स चेंज हो रहे हैं, मेल से फीमेल हो जा रहा है, फीमेल से मेल हो जा रहे, कन्वर्जन हो रहा है ना। फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारी इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इतना टाइम नहीं है कि सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। जब आप लोग हमारी बुक्स पे पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे एग्जांपल, जिससे चीजें और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो बुल 1980 ने पाया कि तापमान कछुओं और मगरमच्छों के लिंग निर्धारण को प्रभावित करता। फिर एक और साइंटिस्ट आए बुल, किसमें, 1980। इन्होंने ये बताया कि जो टेम्परेचर होता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है सेक्स चेंज होने में, लिंग निर्धारण करने में। कि देखा कि जब टेम्परेचर ज्यादा था छोटे तापमान रेंज के अपवाद के साथ, जहां अंडे अपने आनुवंशिक लिंग के आधार पर नर या मादा में विकसित हो जाते हैं। अंडे उच्च तापमान पर नरों और कम तापमान पर मादा में विकसित हुए। बुल ने पाया ये कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था और जब टेम्परेचर कम था तो क्या चेंजेस आए। उन्होंने देखा कि उच्च तापमान पर ये क्या हुआ, मेल हो गए, और टेम्परेचर जब कम हुआ तो ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। किस में बात कर रहे हैं, कछुओं और मगरमच्छों में बात कर रहे हैं। इनका पैदाइशी जन्म से लिंग निर्धारण में कोई वो नहीं है। अगर कंडीशंस बदली तो इनके सेक्सेस चेंज हो जाएंगे, है ना। देख रहे हैं, पानी बह रहा है तो सेक्स चेंज हो गए, पानी रुका हुआ है तो चेंज हुए, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा इनके ऊपर। अभी और भी एक दो देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट। अब देख लीजिए, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गए, मेल हो गए। यहाँ टेम्परेचर कम हो गया तो ये क्या, फीमेल हो गई। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं कि चलिए वो मेल हैं तो उनका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। तो इससे आपको ये लाइन याद हो जाएगी कि मेल्स का हमेशा टेम्परेचर हाई होता है, तो इसकी वजह से ये मतलब मेल हो गए, और टेम्परेचर कम है तो वो फीमेल्स हो गई। किस में, मगरमच्छ और कछुओं में। ठीक है, बुल ने 1980 में ये डिस्कवर किया था इस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद एक एग्जाम्पल पर और आते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको पहले नहीं पता होगा उसके लिए तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अरे वाह, एनवायरनमेंट में भी हम लोगों को तो अभी तक यही पता था कि बस पैदा हो गया, मेल में तो मेल ही रह गया और फीमेल में तो फीमेल ही रह गया। और यहाँ देखो कितने चेंजेस हो रहे हैं। चट्टानों पे, एक एग्जाम्पल में चट्टानों पे थे तो उनका लार्वा आएगा तो वो मेल थे, और क्षेत्रीय में अगर उनका लार्वा गिरा तो वो फीमेल हो गए। वो भी एक एग्जाम्पल इसी बुक में है, तो वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस शॉर्ट में बताया कि ये भी एक एग्जाम्पल इसके अंदर है। फिर हम लोग आते हैं कि फर्ग्यूसन और जोएनन ने 1982 का मानना है कि तापमान ने डायनासोर में लिंग को प्रभावित किया हो सकता है। उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप विशेष रूप से नरों का निर्माण हो सकता है, जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना। ऐसा मत तो सभी साइंटिस्ट अपना अपना देते हैं, प्रूफ हुआ है। मतलब इन्होंने भी एक अपना मत दिया था कि हो सकता है जो डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो गया हमारी पृथ्वी पे, तो शायद सेक्स डिटर्मिनेशन का ही कुछ कारण रहा हो। इन्होंने अपना मत दिया था 1982 में कि हो सकता है लिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया था, जो जिसकी वजह से मेल्स
मेल्स ही हुए थे और उसकी वजह से हो सकता है इनका अस्तित्व खत्म हो गया हो। मैंने अभी बताया कि टेम्परेचर हाई होने पे क्या हो रहा था, उनका मेल में कन्वर्जन हो रहा था, कम होने पे फीमेल्स में हो रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट रखा कि हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो कि डायनासोर का अस्तित्व खत्म हुआ है। ठीक है, फिर एक मात्र उदाहरण में से यह नियम लागू नहीं होता है। सामान्यतः जीवों का लिंग निर्धारण एक सुभाषित आनुवंशिक आधार पर आधारित होता है कि अब हम यही नहीं कह सकते कि बस एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, मेनली आनुवंशिक की आधार पर ही हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। वो तो साइंटिस्ट हैं, कुछ चीजें प्रूफ हुई हैं तो उन्होंने अपना मत रखा, अपना बताया कि एनवायरनमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है सेक्स डिटर्मिनेशन में। पर हम ह्यूमन बीइंग्स में क्या देखते हैं कि आनुवंशिकी, जो हमारा आनुवंशिक मतलब कि जो जीन्स हैं वही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होंगी। ठीक है, अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, मेल कि ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कैसे हो रहा है। ड्रोसोफिला में सीवी ब्रिजेस के शोध से पता चला कि एक्स गुणसूत्रों पर मादा निर्धारण जीन पाए जाते हैं जबकि नर निर्धारण जीन कायसूत्र पर पाए जाते हैं, या कि कई गुणसूत्र खंड शामिल होते हैं। ड्रोसोफिला लिंग निर्धारण का जीनी संतुलन सिद्धांत इस मक्खी में लिंग निर्धारण तंत्र की व्याख्या करता है। अभी हम लोगों ने आप लोगों को ऊपर बताया था, जब मेंडल पढ़ाया था मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधों को ही चूज किया था। मैटर के पौधे पे हम लोगों ने सारी देखी थी, F1 जनरेशन देखा था, F2 जनरेशन देखा था, क्या पाया गया था, किसमें पेरेंटल आए थे, कितने F2 जनरेशन में देखा था कि 9:2:2 ऐसे 3 रेशियो में आया था, और कितने पेरेंटल के इनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स थे, कितने हमारे सोमेटिक अपने आप ही से बने हुए जो थे हमारे मिले जुले थे, ये सब चीज़ इसी तरह हम लोग ड्रोसोफिला में देखने जा रहे हैं। इसीलिए रिवीजन करवा रही हूँ कि अब ड्रोसोफिला में भी हम लोग वही सेम देखने जा रहे हैं कि क्यों ड्रोसोफिला ही लिया गया। देखते हैं वाई ड्रोसोफिला कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन जस्ट 2 वीक। पहला रीजन ये था कि ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 हफ्तों में कंप्लीट कर लेते हैं, फर्स्ट। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कुडली ग्रो इन लेबोरेटरी, ये जो है लेबोरेटरी में बहुत आसानी से ग्रो कर जा रहा था, इसलिए भी इस मक्खी को लिया गया था। उसके बाद इजिली डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल, इसमें हम आसानी से पहचान सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर से अलग अलग तरीके से, जैसे हम लोग मटर के पौधे में देख रहे थे, लंबा था, छोटा था, गोल थे, श्रिंक थे, ग्रीन थे, येलो थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को थे ना, लक्षण थे जिनके ऊपर हम लोग अलग अलग क्रॉस कर रहे थे, अलग अलग दिखा रहे थे कि कैसे क्या हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में क्या। उसी तरह ड्रोसोफिला में भी ये क्वालिटी थी, ये कि वो अलग अलग लक्षण दिखा सकते थे, मतलब कि ड्रोसोफिला के आंखों के ऊपर लेकर के लिया, उनका साइज देख करके लिया, उनके पंखों का कलर देख करके लिया, उनके कलर कैसे थे उस तरह, इसलिए इस पे भी हम लोग बहुत सारे क्रॉस करवा सकते थे, इसलिए भी हम लोगों ने ड्रोसोफिला को चूज किया। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइज आर प्रोड्यूस विद 1 मेटिंग, एक बार मेटिंग कराने पे हम बहुत सारी फ्लाइज को भी पा सकते थे, इसलिए भी। फिर हैव 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनमें टोटल अभी स्टार्टिंग में ही जब बताया तभी बताया था कि 4 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 3 पेयर्स क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो 3 पेयर हैं वो सिमिलर हैं, उनका और अदर वर्किंग के लिए हैं ऑटोसोम्स है, लेकिन 1 पेयर क्या होता है वो अलग डिटरमाइन करता है मेल फीमेल के लिए, है ना। लेकिन इसमें हमने क्या बताया था, एक और होता है ए, जिससे रिप्रेजेंट करेंगे आगे जब अभी हम लोग समझेंगे तब देखते हैं। अब ये जो मेल होते हैं हेट्रोगैमेटिक होते हैं, इसको XY से रिप्रेजेंट करेंगे। फीमेल जो होते हैं होमोगैमेटिक होते हैं, मतलब कि X से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे उसमें हम लोगों ने हेट्रोगैमेटिक और होमोगैमेटिक देखा था, मतलब जब लंबेपन का देख रहे थे तो कैपिटल X, छोटे पौधे देख रहे थे तो स्मॉल I, एक स्मॉल x ऐसे देख रहे थे। उसी तरह ड्रोसोफिला में भी देखेंगे हम लोग कि कैपिटल X और कैपिटल Y ये हुआ तो ये क्या हो, हेट्रो है, क्योंकि दोनों के अलग हैं, और इसमें सेम है इसलिए क्या है, होमो है। सब शब्दों से ही मीनिंग निकल के आ जाती है। अगर आप लोग वर्ड्स में ही ध्यान से देखें तो वर्ड्स में ही हमें मीनिंग पता चल जाती है कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। अब ये एक टेबल दी हुई है, एक्स गुणसूत्र, एक्स क्रोमोसोम, ये ऑटोसोम्स एंड सेट ऑफ ऑटोसोम, मैंने बताया ना ऑटोसोम ए से रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद दोनों का रेशियो निकाला है, एक्स रेशियो ए। उसके बाद फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, पहले भी बता चुके हैं हम लोग। फिनोटाइप कैसा होगा वो देखेंगे इस टेबल के थ्रू। एक 1X है और इसमें ऑटोसोम कितने 2A है,
जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हमारा 0.5 का रेशियो आएगा, ठीक है। मतलब कि क्या हो गया, मेल हो गया। अगर हम 2x लेंगे और 2a लेंगे फिर रेशियो निकालेंगे तो 1.0 का आया, मतलब कि क्या, फीमेल। फिनोटिपिक कैसा हो जाएगा हमारा, फीमेल हो जाएगी। जब हमारा 0.5 आया था मतलब कि 1x था और 2a था, ऑटोसोम्स कितने थे, 2a थे, और x कितना था, 1a था। जब रेशियो निकाला तो 0.5 तो मेल हुआ, मतलब फिनोटिपिक कैसा हो गया, मेल हो गया। लेकिन हमने दूसरे में देखा फीमेल हो गई। इसी तरह से टेबल्स है, ये रेशियो निकालने के बाद जो निकला उसके आधार पे हम लोगों ने देखा ये क्या हो गया, मेटा फीमेल हो गई, ये मेटा फीमेल्स हो गए, ये टेट्राप्लॉइड्स फीमेल्स हो गई, ट्रिप्लॉइड फीमेल्स हो गई, इंटरसेक्स हो गया, टेट्राप्लॉइड मेल्स हो गए, मेटा मेल्स हो गए, अधिनर, चतुर्गुणित नर, मध्यलिंगी नर, है ना। ये सारे कैसे हुए, डिवाइड करने पे ही तो निकल के आएगा 1.0, ऐसे ही तो आएगा। क्रॉस, इतना तो सभी को क्रॉस करना पता होगा, रेशियो निकालना। तो बस ये टेबल है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये हमारे पास इतने एक्स गुणसूत्र दिए, इतने ऑटोसोम्स दिए, तो इनका रेशियो ये है, तो इससे क्या फिनोटिपिक बनेगा, फिनोटिपिक के बारे में पूछ लेगा। तो आप लोगों को अगर ये फॉर्मूला पता है इजीली आप लोग अपने आप निकाल लेंगे, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। मक्खी का लिंग मादा होता है जब एक्स गुणसूत्रों का काय सूत्र से अनुपात 1.0 या अधिक होता है। 1.0 है या उससे अधिक है तो क्या होगा, नर जब अनुपात 0.5 या उससे कम होता है। सीधा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कह रहा है कि फीमेल और मेल, क्या कह रहा है, ऐसे आप लोग अपने आप भी बनाए, जब लाइन पढ़े तो उसका छोटा छोटा अपने साइड में बनाते रहिए। कह रहा है एक्स गुणसूत्र के काय सूत्र से अनुपात 1.0 या इससे ज्यादा है, अगर मोर है तो क्या हुआ, फीमेल हो गया। 0.5 या इससे क्या हो गया, कम हो रहा है, 0.5 है या इससे कम है, लेस है, तो कह रहा है क्या होगा, ये मेल होगा। ये रेशियो इन्होंने एक लाइन में बता दिया है, एक्स गुणसूत्रों का काय सूत्र मेल फीमेल का रेशियो बता दिया, 0.5 है या इससे भी कम है तो हमारे हमेशा फिनोटिपिक कैसा होगा, मेल होगा। अगर 1.0 है या इससे भी ज्यादा है तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है। इस लाइन का ये क्या मतलब था। उसके बाद पुरुष और महिला दोनों लक्षणों के साथ एक उभयलिंगीता होती है। यदि अनुपात 0.5 और 1.0 के बीच है तो 0.5 से रेशियो हमारा 1.0 के बीच में है तो उभयलिंगी होंगे, ठीक है। हाँ, समझ में आई चीजें। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ बड़ा बड़ा लिख देती हूँ तो ज्यादा समझ में। इसके और इसके बीच का रेशियो अभी हम लोगों ने देखा था, इतना है या इससे कम है तो मेल हो गया, इतना है या इससे भी ज्यादा है तो फीमेल हो गया। अब ये बीच की कैटेगरी को कह रहा है कि अगर इनके बीच का होगा हमारा तो फिनोटिपिक क्या होगा, तो हमारा क्या हो गया था, उभयलिंगी हो गया था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मेल की कब पॉसिबिलिटी बनती है और फीमेल की कब पॉसिबिलिटी बनती है ड्रोसोफिला में। मैंने बताया था कि 0.5 हो या इससे कम होते हैं तो मेल्स होते हैं, और 0.5 और 1.0 और इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो फीमेल बनती हैं। इन दोनों के बीच का रेशियो रहता है तो क्या हो जाता है, उभयलिंगता दिखाता है, ठीक है। किसमें, ये सारी बात हम लोग ड्रोसोफिला के लिए कर रहे हैं, ठीक है। It is intersects with both male and female character if the ratio is between 0 to 5 की चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ अभी मैंने आप लोगों को कही थी कि जैसे कि फीमेल्स जब ह्यूमन बींग्स का हम लोग करते हैं तो XY और XX होता है। तो मैंने ये बताया था कि इसमें जो ये Y होता है यही मेन इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन ड्रोसोफिला में मैंने कहा था कि ये कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि Y का कोई रोल ही नहीं है। इसका रोल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि वायु गुणसूत्र इनमें से किसी भी विशेषता में कोई कार्य नहीं करता। हालांकि यह पुरुष प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जो ये नर की प्रजनन क्षमता होती है, मतलब ड्रोसोफिला जो नर होता है उसकी जो प्रजनन क्षमता होती है उसके लिए वायु की इम्पोर्टेंस होती है। तो ये पॉइंट इसलिए रिमाइंड करवाया है कि ये मत सोचिएगा कि वायु का कोई रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एस सेल जीन, जिसे लिंग घातक या इंग्लिश में सेक्स लेथल बोलते हैं। इसको एस, कैपिटल एस, स्मॉल एक्स और एल से रिप्रेजेंट करते हैं।
ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? ये जो लिंग घातक होता है, ये इमेज के थ्रू समझाएंगे आगे कि इमेज में ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग ये वर्ड जो है सेक्स लेथल क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये लिंग निर्धारण का जो मार्ग होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एक्सेल, ये जो लिंग लेथल या लिंग घातक होता है, ये जीन को सक्रिय करता है। क्या करता है? एक्टिव करता है। जो जीन्स हमारे होते हैं, मतलब कि पेरेंटल टू डॉटर या सन के लिए जो आते हैं, उसके लिए क्या करता है? ये एक्टिव करता है जीन को, युग्मनज के मादा के रूप में विकसित होता है। उसके बाद ये बता ही चुके हैं, ऑटोसोम का अनुपात 1.0 या अधिक होता है तो क्या होता है। एक पॉइंट ये है कि हाँ, ये एक्सेल जीन निष्क्रिय हो जाता है यदि अनुपात 0.5 से कम हो जाता है तो। ठीक है, यही चीज़ अभी बताई थी, 0.5 और इससे कम क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 1.0 या इससे ज़्यादा की क्या बोलती है, बीच में क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। तो ये बता रहा है कि यहाँ तक जब 1.0 या इससे अधिक होगा तो जीन क्या होगा? ये होता है युग्मनज के मादा के रूप में विकसित होता है। जब एक्स गुणसूत्रों का ऑटोसोम अनुपात 1.0 या अधिक होता है तो 0 से कम है तो एक्सेल जीन निष्क्रिय हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि ड्रोसोफिला में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा था, मेल की कंडीशन कब बनी थी, फीमेल की कंडीशन बनी थी कब, तो उसके बारे में समझा। और उसके बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।